बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 1 स्टैचियोमेट्री। और आज इस चैप्टर के कुछ सॉल्व एग्जांपल्स और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ना वो मैं आपको बताने वाली हूँ। इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आंसर्स हैं, इसके अलावा सेल्फ असिस्मेंट्स है, इसके न्यूमेरिकल्स हैं, ये सब चैनल पे ऑलरेडी अपलोड है। मगर मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो इनबॉक्स में एक मैसेज करते हैं कि मिस इसकी जो सॉल्व एग्जाम्पल है ये भी बता दीजिए। तो सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि स्टैचियोमेट्री में जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है ये भी साथ साथ मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देती हूँ। इस चैप्टर में देखिए सबसे पहले स्टार्ट में यहाँ पे आपको कुछ खास चीज़ें होंगी कि ये क्या क्या डिस्क्राइब करता है, क्या क्या आपको इससे मालूम कर सकते हैं, आपको क्या क्या चीज़ें इसमें वो हैं जो मालूम होनी चाहिए, यानी जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये सारा का सारा एक नोट्स स्टूडेंट्स के लिए इन्होंने यहाँ बता दें। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ कि इन्होंने कहा है कि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए कि मोल क्या चीज़ होती है, एवोगैड्रो नंबर क्या चीज़ होती है, और इससे रिलेटेड जो एग्जाम्पल्स हैं वो इन्होंने पुट की हैं। अब ये एग्जाम्पल्स अकॉर्डिंग टू न्यूमेरिकल्स जो है उसके हवाले से बात हो रही है, ठीक है। इसके बाद दूसरी जो चीज़ है वो क्या है कि आपको ये जो एवोगैड्रो नंबर है और इसका जो रिलेशनशिप है मोल्स और एवोगैड्रो नंबर का, ये दोनों जो है ये भी मालूम होना चाहिए और इसको किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं ये भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट आपको क्या क्या चीज़ें मालूम होनी चाहिए, राउंडिंग ऑफ डेटा जो है ये क्या होता है, किस तरीके से करते हैं। इसी तरीके से जो एक्सपोनेंशियल नोटेशंस होते हैं, यानी किसी भी वैल्यू को अगर वो पॉइंट वाला या डेसिमल वाला नंबर है तो उसको किस तरीके से एक्सपोनेंट्स में कन्वर्ट करते हैं, ये सारा काम। इसके साथ साथ कोई भी न्यूमेरिकल जो है उसको सॉल्व करने में इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या होती है। इसका मतलब क्या होता है, जैसे आप कोई काम करने जा रहे हैं, अब आप ये हिसाब किताब लगाओगे बैठकर कि मैं अगर ये रिएक्शन कंप्लीट करता हूँ तो ये इतनी देर में कंप्लीट होता है और मेरी एक्सपेक्ट यील्ड ये है कि इससे मुझे इतने ग्राम प्रोडक्ट मिल जाएगी। तो इस चीज़ को पहले आप कैलकुलेट कर लेते हैं और फिर एक हिसाब किताब लगाते हैं। जो आपकी कैलकुलेशन होती है वो थ्योरेटिकल यील्ड कहलाती है, और जब आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद उस चीज़ को फाइंड आउट करते हैं और उसका जो अमाउंट है उसको कैलकुलेट करते हैं तो वो उसकी प्रैक्टिकल यील्ड होती है, ठीक है। इससे रिलेटेड एक्सपेरिमेंट्स भी होते हैं जो अगली क्लासेस में आप सीखेंगे, लेकिन फिलहाल इतनी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि ये जो आपके पास राउंडिंग ऑफ डेटा होती है या फिर आपके पास प्रैक्टिकल यील्ड होती है और थ्योरेटिकल यील्ड होती है, ये सब जो है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम है जो आपको इसमें सीखना है वो क्या होता है, ये होता है स्टैचियोमेट्रिक कैलकुलेशंस विद बैलेंस इक्वेशंस यूजिंग मोल्स, रिप्रेजेंटेटिव पार्टिकल्स, मासेस एंड वॉल्यूम्स ऑफ गैसेस। इससे मतलब क्या होता है कि आपके पास कोई भी एक इक्वेशन होती है, ठीक है, जिसमें आपको कुछ नंबर ऑफ मोल्स गिवन होते हैं। फॉर एग्जांपल छोटी सी मिसाल है N2 + 3H2, उससे आपके पास 2NH3 बन रहे हैं, ठीक है। तो इसमें जो N2 और 3H2 इसके साथ आप नंबर ऑफ मोल्स देखते हैं कि लाइक नाइट्रोजन जो उसके 1 मोल्स है और हाइड्रोजन जो उसके 3 मोल्स है, ये मिलकर क्या बना रहे हैं, अमोनिया के 2 मोल्स बना रहे हैं। तो इस रेशो में आपको क्या चीज़ें मालूम करनी होती है कि आप किस तरीके से ये नंबर ऑफ मोल्स पुट करें कि आपकी इक्वेशन बैलेंस हो जाए, और फिर उससे आपको जो मासेस या वॉल्यूम्स है वो किस तरीके से फाइंड आउट करना है, ठीक है। उसके बाद आप एक चीज़ और कैलकुलेट करते हैं, इसमें ये है लिमिटिंग रिएक्टेंट। लिमिटिंग रिएक्टेंट का मतलब होता है मिनिमम अमाउंट रिएक्टेंट की क्या होनी चाहिए जिससे आपका जो केमिकल रिएक्शन है वो कंप्लीट हो जाए, यानी ना आपने बहुत एक्सेस देना है ना आपने बहुत कम देना है, आपने उसका लिमिटिंग रिएक्टेंट ज़रूर देना है जिससे आपका केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हो जाए। ये वाले प्रोसेस खास तौर पे कब इस्तेमाल होगा, जब आपका रिएक्टेंट बहुत एक्सपेंसिव होता है, ठीक है। अगली चीज़ क्या होती है कि आपको मालूम होना चाहिए कि एक केमिकल रिएक्शंस में अगर मल्टीपल आपने एलिमेंट्स इस्तेमाल किए, आपने मल्टीपल रिएक्टेंट इस्तेमाल किए, तो उनमें से लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा वाला है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी मैंने एक एग्जांपल दी N2 + 3H2 जिससे 2NH3 अमोनिया बन रहा है। तो आप देख रहे हो रिएक्टेंट तो यहाँ पे 2, एक नाइट्रोजन है और एक हाइड्रोजन है, तो उसमें से कौन सा वाला रिएक्टेंट जो है ये लिमिटिंग रिएक्टेंट है, और उसमें तुक्के नहीं लगाने होते बल्कि आपको कैलकुलेशन करने के बाद उसको बताना होता है, ठीक है। लास्ट में क्या होता है, आपको जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि थ्योरेटिकल यील्ड को, एक्चुअल यील्ड को, परसेंट यील्ड वगैरह जो है उसको कैलकुलेट करना आना चाहिए, और इसके साथ साथ आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन में इन चीज़ों को इस्तेमाल करके प्रॉपर कैलकुलेशंस करनी आनी चाहिए। तो इस तमाम चीज़ों का मकसद क्या है कि इतना काम जब आप ये चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको आना चाहिए, ठीक है। अब आ जाइए जल्दी से कि इस वक्त आप स्टार्ट इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले पेज नंबर 1 से देखिएगा, स्टैचियोमेट्री की डेफिनेशन है। सबसे पहले तो उसको मार्क कर लीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा। अच्छा, ये सारी चीज़ें ना मैंने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में एक्सप्लेन कर दी है, तो यहाँ पे मैं दोबारा इस पर टाइम नहीं लगा रही हूँ। आप डेफिनेशंस को 2 जगह से ले सकते हैं, एक तो आप अपने बुक में इस तरफ से भी ले सकते हैं, दूसरा जैसे ही आपका चैप्टर ख़त्म हो जाता है तो जिस तरीके से बुक के आखिर में की टर्म्स लिखे हुए होते हैं इसी तरीके से इसमें ग्लॉसरी सेक्शन होता है
जिसमें तमाम चीज़ों की जो छोटी छोटी सी डेफिनेशन है उन्होंने एक जगह कंपाइल कर दिया। आप वहाँ से भी इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो के एंड में मैं आपको दिखा भी दूंगी कि कहाँ पर है ये वाला पार्ट, सही है। तो ख़ास तौर पर जो न्यू स्टूडेंट्स हैं इस वक्त, जो कि फर्स्ट ईयर जो है उन्होंने स्टार्ट किया है, तो केमिस्ट्री आपकी नाइन्थ और मैट्रिक से काफ़ी मुख्तलिफ है। इसमें आपको टाइम भी ज़्यादा लगाना पड़ेगा और इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा है, न्यूमेरिकल वाला पोर्शन जो है वो ज़्यादा है। तो इसलिए इस चैप्टर जो है उसको आपने बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना है। इसका वेटेज भी अच्छा खासा जा रहा है 8, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट पेज पे मैं टर्न करती हूँ इसको। ये देखें स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पेज में जो चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना, ये देखिए, एक तो मोल की डेफिनेशन है और उसके बाद आपके पास एवोगैड्रो नंबर की डेफिनेशन है। मोल भी आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि क्या होता है कि ग्राम एटॉमिक मास से ग्राम मॉलिक्यूलर मास से ग्राम फार्मूला मास किसी भी सब्सटेंस का जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स फिक्स होते हैं, जो कितने होते हैं 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। अब इसको इस तरीके से समझ लीजिए कि हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन है, इन सब का जो मॉलिक्यूलर मास है वो डिफरेंट है, मगर इसमें जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे वो सिमिलर होंगे। वो कितने होंगे 6.02 10⁻23 अगर उसका आप 1 मोल लेंगे। यानी आपने स्टैंडर्ड कर दिया कि चाहे हाइड्रोजन का 1 मोल हो, चाहे ऑक्सीजन का 1 मोल, चाहे कार्बन का 1 मोल हो, चाहे नाइट्रोजन का 1 मोल हो, उन सब में इनके 1 मोल में जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो फिक्स हैं, ठीक है। और वो कितने होते हैं, वो होते हैं 6.02 इंटू 10⁻23, सही है। अब एवोगैड्रो नंबर जो है ये क्या होता है, ये होता है कि 1 मोल किसी भी सब्सटेंस में जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि फिक्स होते हैं, यानी 6.02 इंटू 10⁻23, ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स कहलाते हैं एवोगैड्रो नंबर, और ये किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल में फिक्स होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, जैसे कि देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल इन्होंने बताई आपको, आपके पास मैग्नीशियम है, आपके पास है कार्बन, ठीक है। तो मैग्नीशियम का जो 1 मोल है इसमें तकरीबन जो मास बनता है वो बनता है 24 ग्राम, ठीक है। और कार्बन का जो 1 मोल है इसमें जो मास बनता है कार्बन का वो होता है तकरीबन 12 ग्राम। मगर जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो दोनों में सिमिलर होंगे, यानी मैग्नीशियम के 1 मोल में भी 6.02 10⁻23 पार्टिकल ही होंगे, और कार्बन के 1 मोल में भी जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है वो 6.02 10⁻23 ही होंगे, ये फिक्स्ड होंगे। क्लियर हो गई बात। अब आगे आ जाइए आप नेक्स्ट पेज पर कि इसमें से क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है जो आपको पता करनी है, ठीक है। इस पेज में आपने 2 चीज़ें मार्क करनी है, एक तो मोल की डेफिनेशन और दूसरी आपने एवोगैड्रो नंबर की डेफिनेशन लेनी है, ठीक है। ये 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पेज पर आ जाइए, पेज 3 पर, ठीक है। अब ये देखिए आप पेज नंबर 3 पर आ गए आप सीधा, और उसके बाद आप देखिए यहाँ पर क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, आपके लिए टर्म इंपॉर्टेंट है जो कहलाती है मोलर मास। इसका मतलब होता है कि जब किसी भी सब्सटेंस के, यानी कि 1 मोल ऑफ एनी प्योर सब्सटेंस की बात हो रही है, ठीक है, किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल ले लें आप, उसमें जो मास होता है, जितना भी मास होता है उसका ग्राम में, वो क्या कहलाता है, उसका मोलर मास। यानी इसको और आसान कर देते हैं कि फॉर एग्जांपल कार्बन जो है इसका जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो होता है 12। अगर आप कहें कि एक कार्बन एटम जो है उसका मोलर मास कितना होगा, तो उसका मोलर मास और मॉलिक्यूलर मास यहाँ बराबर हो जाता है, वो कितना है 12 ग्राम। पर क्या है कि जब आप मॉलिक्यूलर मास की बात करते हैं तो उसका यूनिट होता है AMU, इस तरीके से लिखते हैं आप AMU। और जब आप मॉलिक्यूलर मास के बजाय मोलर मास की बात करते हैं तो उस वक्त उसका जो यूनिट है वो हो जाता है ग्राम। निकालने का तरीका ऑलमोस्ट सेम होता है, ठीक है। तो यहाँ से आपने इसकी डेफिनेशन मार्क कर ली जो कि है मोलर मास की, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरी जो चीज़ होगी वो आपके पास होगा मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम भी क्या कहता है आपको कि किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल में, मगर शर्त ये कि वो सब्सटेंस कौन सा हो, वो गैस हो, ठीक है। तो अगर आपके पास कोई भी गैस है और उसका आपने टेम्परेचर फिक्स किया हुआ है जो कि है 273 केल्विन, और आपने गैस में प्रेशर फिक्स किया है, क्योंकि गैस के मामले में आपको पता है टेम्परेचर को, प्रेशर को जो है ना बहुत इंपॉर्टेंस है। ज़रा सी भी इस टेम्परेचर और प्रेशर में अगर हम ऊपर नीचे कुछ कर देंगे तो जो गैस है उसकी वॉल्यूम में, उसकी एक्सपेंशन में, हर चीज़ में तब्दीली हो जाती है। तो हम गैस में सबसे पहले 2 चीज़ों को फिक्स कर रहे हैं कि हम जितनी गैसेस की बात करें उन सब का टेम्परेचर स्टैंडर्ड होना चाहिए 273 केल्विन, उन सब का प्रेशर फिक्स होना चाहिए, दैट इज़ 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इस टेम्परेचर पर और इस स्टैंडर्ड प्रेशर के ऊपर आपके पास किसी भी गैस के 1 मोल में जितने भी वॉल्यूम ऑक्यूपाइड हो रहे हैं वो फिक्स होंगे और वो उसका कहलाएगा मोलर वॉल्यूम। चलें आ जाए जल्दी से इस एग्जाम्पल को देखें। यहाँ पे देखें आपके पास लाइन से कुछ गैसेस है। हाइड्रोजन गैस, इसका जो मोलर मास बनता है वो तकरीबन 2 ग्राम बनता है, ठीक है। ऑक्सीजन गैस तो इनका 32 ग्राम बनता है। मीथेन गैस है ये 16 ग्राम है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ये 44 ग्राम है। तो सबसे पहले ग्रेजुअली तो ये देखें, लेकिन सबका जो मासेस है वो डिफरेंट है, मोलर मास इनका डिफरेंट है, 2 है, 32 है, 16 है, 44 है।
अगर जब आप इनका टेम्परेचर फिक्स कर देते हैं 273 केल्विन और आप इनका प्रेशर फिक्स कर देते हैं 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो एट दैट टाइम ये सब कितने के इक्वल हो जाती है, 1 मोल के। और इसमें जो वॉल्यूम होगा वो फिक्स होगा, सब में वो कितना होगा, 22.4 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपने टेम्परेचर को फिक्स कर दिया, आपने प्रेशर को फिक्स कर दिया और आपने सबका 1 मोल कंसीडर किया है, तो जो वॉल्यूम होगा वो भी गैसेस में क्या होगा, फिक्स होगा। इस चीज़ को कहा जाता है मोलर वॉल्यूम। तो इस पेज से आपने 2 डेफिनेशन मार्क करनी है, एक तो मोलर मास की करनी है, एक मोलर वॉल्यूम की करनी है। ठीक है, अच्छा मोरेओवर एक बात और आपको बता दूं कि अगर ये डेफिनेशंस आपको यहाँ से नहीं चाहिए तो XYZ अगर आप किसी भी कोचिंग सेंटर के नोट्स इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर आप कहीं और से, किसी और बुक से, किसी गाइड बुक से भी इसको देखना चाह रहे हैं, तो जहाँ से भी आपको डेफिनेशंस आसान मिलती है आप उसको पिक कर लिया कीजिए, उसको याद कर लिया कीजिए और हर डेफिनेशन के साथ अगर पॉसिबल तो 1 एग्जाम्पल ज़रूर पुट किया कीजिए। ठीक है, इस तरीके से क्या होता है, आपका कंटेंट जो है ये थोड़ा सा जानदार हो जाता है। अब नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ते हैं हम। यहाँ से काम ज़रा ऐसा स्टार्ट हो गया है जिसमें आपको अब समझना है थोड़ा। ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पे आ गई है सॉल्व एग्जाम्पल। ठीक, अच्छा जी, अब इससे पहले आपने एक चीज़ समझनी है कि इंटर कन्वर्जन क्या होता है मोल एंड मास का। जैसे कि जब मैंने बिल्कुल स्टार्ट में आपको एक टॉप पर जो एक चार्ट सा बना हुआ था उसमें आपको बताया था कि क्या क्या चीज़ें आपको आनी चाहिए, उसमें इंटर कन्वर्जन ऑफ मोल एंड मास था। इसका मतलब ये होता है कि किस तरीके से अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स पता है तो आप मास कैलकुलेट कर सकते हैं और अगर आपको मास पता है तो आप नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। शर्त सिर्फ क्या होती है कि जो भी आपको सैंपल दिया जा रहा है, चाहे वो गैस का हो चाहे वो किसी और सब्सटेंस का हो, उसका नाम आपको मालूम होना चाहिए। क्योंकि अगर आपको उसका नाम मालूम नहीं होगा तो आप उसका मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे और फिर यहाँ पे कैलकुलेशन अधूरी हो जाएगी। ठीक है, तो हम आ जाते हैं सबसे पहले इसमें फॉर्मूला। जो जनरल फॉर्मूला लग रहा है वो क्या है कि किसी भी सब्सटेंस के नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने के लिए आप गिवन मास को इस्तेमाल करेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे मोलर मास ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, पहली एग्जाम्पल की तरफ आ जाइए। ये कह रहा है कि आपके पास सोडियम मेटल है। ठीक है, और सोडियम मेटल जो है वो गैस नहीं है, ये एक नॉर्मल सब्सटेंस है। ठीक है, सॉलिड है। ये कह रहा है कि आपने नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने हैं और आपको जो गिवन मास दिया हुआ है वो 25.5 ग्राम है। ठीक है, तो अब आप सबसे पहले तो डेटा देखें। डेटा में आपको 2 चीज़ें गिवन है। नंबर 1 आपको गिवन मास मालूम है 25.5 ग्राम, वो आप लिख दीजिए कि गिवन मास ऑफ सोडियम मेटल ये है 25.5 ग्राम। दूसरी चीज़ इससे सिर्फ आपको नाम बता एलिमेंट का कि ये सोडियम मेटल है। तो आपको मालूम है कि जो सोडियम मेटल है इसका जो एटॉमिक मास होता है, क्योंकि सोडियम मेटल जो है वो एटम की फॉर्म में, इसका जो एटॉमिक मास है वो 23 होगा, 23 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि अब इसका जो एटॉमिक मास है उसको इस्तेमाल करके आप क्या चीज़ फाइंड आउट कर लेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम मेटल। अब इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, आप सिंपल सा फॉर्मूला लगाएं, मोल्स ऑफ सोडियम बराबर है गिवन मास ऑफ सोडियम डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोडियम। गिवन मास तो इसने आपको दे दिया 25.5 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास जो है वो आपको खुद मालूम था कि सोडियम का कितना होता है 23 ग्राम पर मोल, वो आप मेंशन कर लीजिए। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इन दोनों को आप डिवाइड करेंगे, यानी 25.5 को आप डिवाइड करेंगे 23 से, करके देख लीजिए। यहाँ है आपके पास 25.5 और आप इसको डिवाइड कर रहे हैं 23 से। ठीक है, तो इससे आपको जो रिजल्ट मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, 1.1086। तो ये आपने राउंड अप कर लिया 1.11, इतना करके इसको छोड़ दिया, ग्राम से ग्राम यूनिट कट जाएगी, क्या चीज़ बचेगा, मोल। तो 1.11 मोल जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। अब हम अगली एग्जाम्पल देखें। इस पेज पे 2 एग्जाम्पल्स हैं। ये कह रहा है कैलकुलेट द मास ऑफ 3.25 मोल्स ऑफ वाटर। ठीक है, अब यहाँ पर इसने आपको 2 चीज़ें दी हुई हैं। पहली चीज़ तो इसने आपको गिवन मास दे दिया वाटर का, वो कितना है 3.25। तो आप सबसे पहले ये मालूम कर लें कि क्योंकि आपको ये जो मास है ये मालूम है, तो ये आप मास ऑफ 3.25 मोल्स जो हो इसका आपको मास मालूम करना है, नंबर ऑफ मोल्स आपको दिए हैं इसमें। ठीक है, और साथ में जो सैंपल है इसका नाम दिया हुआ है। तो आपको जो पहली चीज़ इसमें मालूम है वो क्या है, नंबर ऑफ मोल्स मालूम है और मास आपको मालूम करना है। ठीक है, तो आप सबसे पहले लिख देंगे गिवन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, ये कितना हो जाएगा 3.25, इसके साथ यूनिट लगा दीजिएगा मोल। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज़ जो है वो आपके पास है वाटर, इसका मॉलिक्यूलर मास आपको फाइंड आउट करना है, जो क्या कहलाएगा, मास ऑफ वाटर। इसका आसान तरीका, आप इसका फॉर्मूला लिख लीजिए H2O। एक हाइड्रोजन जो है इसका जो मॉलिक्यूलर मास होता है 1 होता है, यहाँ पे कितने 2, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। उसके बाद ऐड करेंगे 16 नंबर किसका, ये ऑक्सीजन का। इन दोनों को ऐड कर लेंगे, कैसे 2 1 2 हो जाएंगे और यहाँ पे 16 ऐड हो जाएगा, ये 18 AMU। ये किसका मास आ जाएगा आपके पास, वाटर का।
अब आप फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला आपके पास क्या है कि जो मोल्स ऑफ वाटर है ये बराबर होते हैं मास ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ वाटर के। ठीक है, आपने सिंपल क्या करना है, आपको क्योंकि क्या चीज़ मालूम करनी थी, मास, तो आप मास ऑफ वाटर को यूनिट पे छोड़ दीजिए। ये मोल्स ऑफ वाटर जो है ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर। इसको एक जगह कर लीजिए, मोल्स ऑफ वाटर मल्टीप्लाई बाय मोलर मास ऑफ वाटर। किस चीज़ के बराबर बच गया, मास ऑफ वाटर। इन दोनों का अब आपने जस्ट कैलकुलेट कर लेना है। ठीक है, पहली वैल्यू लगाई कितनी थी 3.25, इसके बाद इसको मल्टीप्लाई कीजिए, दूसरी वैल्यू क्या है 18, करके देख लीजिए, जल्दी से चेक कर लीजिए। आपके पास आएगा ये 3.25, इसको आप मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं किसके साथ, 18 के साथ, तो ये रहा आपका 18 और ये बराबर है 58.5 ग्राम के। ठीक है, तो ये देख लें आप, यहाँ पर भी आंसर आ रहा है आपके पास 58.5 ग्राम। तो ये न्यूमेरिकल भी इस तरीके से सॉल्व हो गया। अगला आ जाए आप, इसमें अब इंटर कन्वर्जन है मोल एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यानी एवोगैड्रो नंबर जो वो भी यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है। क्लियर, तो इसको देख लीजिए आप। सबसे पहले कह रहा है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 610 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड, फार्मूला मेंशन है। तो बच्चों जब भी इस तरीके से फार्मूला मेंशन हो, इसका मतलब सबसे पहला काम तो आपने क्या करना है कि इसका आपने निकाल लेना है मॉलिक्यूलर मास। यहाँ पे कार्बन कितने, 7। ठीक है, एक कार्बन का जो मास होता है वो कितना होता है, 12। जब आप इसको 7 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, यहाँ देखिए 12 मल्टीप्लाई बाय 7, ये आ जाता है यहाँ पे 84। ठीक है, उसके बाद ये ऐड करें, 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद ऐड करेंगे यहाँ पे, अब ये आपके पास एक ऑक्सीजन 16 है, 2 को करेंगे तो कितना हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 32। ठीक है, इन सबको आप ऐड कर लीजिए। ऐड करने पर आपके पास जो आंसर आएगा वो तकरीबन आएगा आपके पास, ये देख लें आप, 122। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास मोलर मास ऑफ बेंजोइक एसिड, ये 122 ग्राम पर मोल हो गया। ठीक है, अच्छा अब आपने डेटा देख लिया, आपको जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है ये कैलकुलेट करने हैं। गिवन मास आपको दिया हुआ है 610 ग्राम्स और मॉलिक्यूलर मास आपने अभी यहाँ से कैलकुलेट कर लिया, ये कितना था 122 ग्राम पर मोल। ठीक है, चलिए डेटा बना लीजिए। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ बेंजोइक एसिड अननोन है, इसको मालूम करना है। गिवन मास ऑफ बेंजोइक एसिड दिया हुआ है 610 ग्राम, मॉलिक्यूलर मास जो है वो भी आपने कैलकुलेट कर लिया, 122 आ गया। अब आपने क्या लॉजिक बतानी है कि असल में आपके पास जो बेंजोइक एसिड है, ठीक है, इसके एक मोल में जो मास है वो कितना होता है 122 ग्राम, यानी कि 122 ग्राम बेंजोइक एसिड जो कि एक मोल के बराबर है, इसमें कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे 6.02 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो अगर आपको 1 ग्राम में कैलकुलेट करना है तो उसका तरीकेकार क्या होगा कि 6.02 10 की पावर 23 को डिवाइड करेंगे आप 122 से और मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से, इससे आपके पास किस में आ जाएगा 1 ग्राम में। अब इसने क्वेश्चन में आपको कितना बोला है 610 ग्राम, तो आप 610 में निकालने के लिए क्या करेंगे 6.02 10 की पावर 23 को ऊपर रखेंगे, 122 को नीचे रखेंगे डिवाइड में और मल्टीप्लाई कर देंगे 610 से। इस कैलकुलेशन को आसान करने का तरीका क्या है कि इन दोनों नंबरों को आप क्या करें, सबसे पहले डिवाइड कर लें। 6.02 को डिवाइड कर लीजिए 122 से, ठीक है, और फिर उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 610 से और जो आंसर आ रहा है उसके साथ 10 की पावर 23 एज इट इज लिख दीजिए। इसे करके देख लेते हैं हम साथ साथ। ठीक है, पहला नंबर मेरे पास क्या है 6.02, सॉरी 6.02। ठीक है, इसको आप क्या करेंगे डिवाइड करने 122 से, ये आपके पास आंसर आ गया। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे 610 से, ये देखिए आपके पास आंसर क्या आ रहा है 30.1, यही आ रहा है आंसर 30.1। अब इसके साथ ये 10 की पावर 23 एज इट इज जोड़ दीजिए, इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ बेंजोइक एसिड जो है वो आपके पास आ जाता। तो इस तरीके से आपने क्या किया, बेंजोइक एसिड का जो मॉलिक्यूल है वो भी फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं अब हम। इस पेज पे स्टूडेंट्स हमारे पास 2 एग्जाम्पल्स हैं, दोनों को चेक कर लीजिए। ये कह रहा है कि आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है मास ऑफ 4.39 इंटू 10 की पावर 20। अच्छा यहाँ पे स्टूडेंट्स एक छोटी सी करेक्शन कर लीजिएगा कि ये जो आपके पास इतने एटम्स हैं ना, ये गोल्ड के और साथ में मोलर मास दिया हुआ है 197 ग्राम। तो सबसे पहले तो इसको आप चाहें तो करेक्ट कर लें, ये 10 की पावर 22 है क्योंकि क्वेश्चन में आगे जो इन्होंने कैलकुलेशन दी हुई है वो किसके साथ दी हुई है 4.39 10 की पावर 22 से दी हुई है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि आपने इसको कैलकुलेट कर लेना है, इसको सही कर लेना है, करेक्ट कर लेना है। एवोगैड्रो नंबर तो 6.02 उसके साथ 10 की पावर 23 ही होता है, लेकिन जब आप किसी सब्सटेंस या एटम्स या मॉलिक्यूल्स को कैलकुलेट करते हैं तो वो
आंसर आगे आकर चेंज भी हो सकता है, 22 भी हो सकता है, 23 भी हो सकता है, 24 भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन में 24 है, जबकि यहाँ पे जब डेटा में इन्होंने ये इस चीज़ को सॉल्व किया है तो इन्होंने क्या किया, इसमें 10 की पावर 22 को इस्तेमाल किया है, ठीक है। तो आप भी यही इस्तेमाल करेंगे, इसको सबसे पहले करेक्ट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद देखेंगे आपके पास क्या क्या चीज़ें जो हैं वो मौजूद है और क्या क्या चीज़ें मौजूद नहीं है। मास आपको मालूम करना है, इसको आप अननोन छोड़ दीजिए कि मास ऑफ गोल्ड आपको नहीं पता, छोड़ दें आप वैसे, ठीक है। उसके बाद आपके पास गिवन नंबर ऑफ एटम्स ऑफ गोल्ड, ये कितना दिया हुआ है 4.39 10 की पावर 24। यहाँ से इसको सही कर लीजिए, 24 के बजाय ये कितना है 22 है, ठीक है, क्योंकि आगे डेटा में भी यही किया हुआ है इन्होंने। अब मोलर मास ऑफ गोल्ड जो है वो कितना है, ये 197 ग्राम पर मोल है, इसको एज इट इज कर लीजिए। आपको मालूम है कि एवोगैड्रो नंबर फिक्स होता है, वो कितना होता है 6.02 10 की पावर 23। इसका मतलब होता है कि इस एवोगैड्रो नंबर ऑफ गोल्ड जो है इसमें कितने ग्राम गोल्ड है, 197 ग्राम ऑफ गोल्ड है, ठीक है। एक एटम में कितना होगा, बहुत आसान है, 197 को ऊपर रखिए, 6.02 10 की पावर 23 को नीचे रख दीजिए और मल्टीप्लाई कर देंगे आप 1 से, आपके पास आ जाएगा एक एटम के लिए। अब अगली बात क्या है कि इतना जो है आपके पास, ठीक है, 4.39 इंटू 10 की पावर 22, इसमें कितना है, तो 4.39 इंटू 10 की पावर 22 में किस तरीके से आपके पास 197 डिवाइडेड बाय 6.02 इंटू 10 की पावर 23 और मल्टीप्लाई बाय 4.39 इंटू 10 की पावर 22। आपने करना ये कि इस दफ़ा आप साइंटिफिक इस्तेमाल कर सकते हैं इत्मीनान से, ताकि आपको ये पावर्स का सिस्टम ना हो, वरना तो सिंपल सी बात है, इस 22 से ये 23 की जो है पावर ख़त्म होकर सिर्फ एक 10 बचेगा यहाँ पर, सही है। मगर बेहतर ये कि आप इस चीज़ को करने के बजाय डायरेक्ट कैलकुलेटर से पूरा कर लीजिए, आपको मिल जाएगा आंसर। चेक कर लेते हैं हम जल्दी से। यहाँ पर हमारे पास 197, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 4.39, ये आपके पास 4.39 और साथ में एक्सपोनेंशियल आपके पास ये जो वैल्यू है दैट इज़ द 22, ठीक है। इस पूरी फिगर को अब आप क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 6.02, ठीक है, और एक्सपोनेंशियल कितना है आपके पास 23। करने के बाद आपके पास यहाँ पे एरर आ रहा है मेरे पास, थोड़ा सा दोबारा चेक कर लेती हूँ मैं इसको। 4.39 एक्सपोनेंशियल 22, ठीक है। इसको सबसे पहले इज इक्वल्स टू कर दें, फिर डिवाइड कीजिएगा 6.02 से और एक्सपोनेंशियल 23 से। इससे आपके पास आंसर, इसमें थोड़ा सा गड़बड़ आ रहा है, आप इसे ऐसा करें रैंडमली करके खुद चेक कर लीजिएगा, शायद मेरे कैलकुलेटर में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। आप इसे खुद करके मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि मुझे आंसर आया या नहीं, ठीक है। अच्छा, 197 को आपने मल्टीप्लाई करना है 4.39 से, उसके बाद एक्सपोनेंट 22 है, डिवाइड कर देंगे आप इसको 6.02 एक्सपोनेंट 23 से, ठीक है। ये कैलकुलेटर थोड़ा सा ओल्ड हो चुका है, इसमें थोड़ा एरर आ रहा है, तो आप इसे चेक कर लीजिएगा। चेक करने के बाद आंसर आपके पास ये आ जाएगा 14.365। सादा कैलकुलेशन तो कर रहा है, लेकिन जो ह्यूज कैलकुलेशन है इसमें एरर आ रहा है मेरे पास, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 1.5 पर आ जाते हैं अब आप, ठीक है। इसको करके ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि टीचर ये आंसर आ रहा है मेरे पास, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर ऐसा ही नंबर ऑफ मोल्स है 2.35 10 की पावर 25 एटम्स ऑफ एल्युमिनियम, ठीक है। अब इसमें जो चीज़ है यहाँ पर वो देख लें क्या है, नंबर ऑफ मोल्स आपको गिवन है यहाँ पे, जो कि आपको मालूम करना है, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स जो है ये आपको फाइंड आउट करना है। एटम्स आपको दिए हुए 2.35 10 की पावर 25 एटम्स, और ये किसके हैं, एल्युमिनियम के हैं। तो यहाँ से आपको एल्युमिनियम जो है इसके बारे में पता है कि ये इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है, और इसके साथ साथ आपको बस इतने एटम्स मालूम है और कुछ भी नहीं मालूम। तो इधर आ जाए, आप डेटा पर आ जाए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एल्युमिनियम जो है ये क्योंकि हमें मालूम करना है, ये अननोन है। जो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एल्युमिनियम है ये हमें दिए हुए, इसने कितने 2.35 एक्सपोनेंट 25 एटम्स, ठीक है। तो क्योंकि 1 मोल किसी भी सब्सटेंस जो है इसमें कितना होता है 6.02 10 की पावर 23 पार्टिकल होता है। तो अब आप क्या करें, रेफरेंस से इसको करें, इस तरीके से करें कि आपको पता है कि 6.02 10 की पावर 23 एटम ऑफ एल्युमिनियम जो है ये 1 मोल ऑफ एल्युमिनियम के बराबर होता है। तो अगर आप एक एटम के लिए निकालना चाहेंगे तो 1 को ऊपर रखेंगे, 6.02 10 की पावर 23 को नीचे रख देंगे, ठीक है। और अगर आपको 2.35 में मालूम करना है तो आपने जस्ट क्या करना है, इसी को मल्टीप्लाई कर देना है 2.35 एक्सपोनेंट 25 से, ठीक है। इससे आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 39 मोल्स आ जाएगा, ठीक है। मैं इसको दोबारा करके चेक कर लेती हूँ, बहुत ह्यूज कैलकुलेशन तो नहीं है, शायद ये हो जाए इससे, और अगर ना हो
तो फिर काइंडली आप लोग इसको खुद कर लीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा मसला ये हो जाता है कि जब हमारे पास कोई चीज़ ओल्ड हो जाती है तो उसमें मेल फंक्शनिंग हो जाती है। ठीक है, तो इत्तेफाक की बात है कि इसने हेज कैलकुलेशन तो नहीं, ये छोटी सी कैलकुलेशन थी, ये सही कर दी है। ये 39 मोल्स ऑफ एल्युमिनियम देखें यहाँ आ गए आपके पास। ठीक है, चलिए जी, अब आ जाएं इसकी सेल्फ असेसमेंट। ये मैंने सॉल्व कराया हुआ वीडियो में, आप इसको देख सकते हैं। इसके बाद आ जाते हैं आप इंटर कन्वर्जन है मोल एंड मोलर वॉल्यूम का। इसका फॉर्मूला क्या लगेगा कि नंबर ऑफ मोल्स जो है वॉल्यूम ऑफ गैस ऑक्यूपाइड एट STP, ठीक है, और डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम सबके लिए फिक्स होगा, वो कितना होगा 22.4 होगा। ठीक है, इसी से रिलेटेड अगले दो न्यूमेरिकल हैं, जल्दी से इसको देख लेते हैं। यहाँ देखें स्टूडेंट्स, ये एग्जाम्पल है 1.6। अब यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस है ये 1.5 मोल्स एट STP। ठीक है, आपको वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस जो है वो फाइंड आउट करना है, और आपको इससे नंबर ऑफ मोल्स दिए हुए 1.5 मोल्स, और साथ में सिर्फ ये लिख दिया STP यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। ठीक है, यानी टेम्परेचर 273 केल्विन होगा, प्रेशर क्या होगा 1 एटमॉस्फेयर होगा। आ जाए जल्दी से इसमें वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस जो है ये मालूम करना है। गिवन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस जो इसने आपको दिया हुआ है ये कितना है 1.5 मोल्स। अब आप इसमें फॉर्मूला लगाएंगे कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन किसके बराबर होता है, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय 22.4। तो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन जो है इसको कैसे अब आप फाइंड आउट करेंगे, आपके पास ये दिया हुआ है 1.4, ये क्या चीज़ थी, मोल्स थे ऑक्सीजन के, नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ मोल्स एज इट इज़ रहेंगे, ये 22.4 यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इससे आपके पास क्या चीज़ आ जाएगी, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। सही है, तो ये आ गया 1.5, इसको मल्टीप्लाई कर दें 22.4 से, आंसर आ जाएगा आपका। इसको चेक कर लीजिए एक दफ़ा, ये आपके पास है 1.5। ठीक है, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 22.4 से, आंसर आ रहा है आपका, दोबारा चेक करें। As I told earlier, it has some malfunctioning. Next time मैं इसको मोबाइल से करूँगी। 33.6, ये देखें 33.6 जो है ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, उसके बाद अगले आ जाएं आप, ये है बेस्ड ऑन मास मास रिलेशनशिप, इसकी कैलकुलेशन है, थोड़ी सी ट्रिकी है, इसको समझ लीजिए। इसमें सबसे पहले तो एक इक्वेशन देखें। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट से कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। ध्यान से जो चीज़ देखनी है वो क्या देखनी है, कैल्शियम कार्बोनेट का 1 मोल है, कैल्शियम ऑक्साइड का भी 1 मोल है, और कार्बन डाइऑक्साइड का भी 1 मोल है। ठीक है, इक्वेशन देने के बाद इसने आपको क्या बात कही है, इसने कहा है कि मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसको आपको मालूम करना है, और कंप्लीट थर्मल डिकम्पोजिशन हो गई, यानी कि पूरा पूरा टूट गया है कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में, और 50 ग्राम लाइम स्टोन जो है वो आपने इस्तेमाल किया है, यानी कि 50 ग्राम आपने इसका स्टार्ट में इस्तेमाल किया था, ये पूरा टूट गया, और टूटने के बाद कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। तो आपको ये बताना है कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो मास है वो कितना मिला, यानी 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट ने कितने कार्बन डाइऑक्साइड ग्राम में हमें दिए हैं। सवाल समझ में आ गया होगा यकीनन आपको। सबसे पहला काम आपने क्या करना है, आपने इस न्यूमेरिकल में कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर मास, या जिसको आप मोलर मास कह रहे हैं, वो मालूम करना है। तो कैल्शियम कार्बोनेट का जब आप मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास मालूम कर लेंगे तो वो हो जाएगा 100। ठीक है, इसको निकालने का तरीका मैं आपको बता चुकी हूँ किस तरीके से होगा। सारे के सारे वेट जो है वो आप डालते हैं, जैसे कि कैल्शियम है इसका 40 डालेंगे, इस तरीके से कार्बन है इसका 12 डालेंगे, और ऑक्सीजन का कितना डालेंगे 16 × 3। इन सब चीज़ों को ऐड करने के बाद आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 100। ठीक है, ये इस तरीके से आ गया था यहाँ पे। ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड का मालूम कर लें, कार्बन कितना होगा 12, उसके बाद ऑक्सीजन कितने हैं 2 हैं, 16 × 2। यहाँ पे आप 32 में ऐड करेंगे 12, ये आ जाएगा आपके पास 44 ग्राम। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई आपको कि इन दोनों का सबसे पहले आपने मॉलिक्यूलर मास निकाले, क्योंकि यही दो चीज़ें इस्तेमाल होंगी। अब आ जाए मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा आपको नहीं पता, जबकि गिवन मास कैल्शियम कार्बोनेट का कितना दिया हुआ है 50 ग्राम। अब नंबर ऑफ मोल्स 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में निकालने का आसान तरीका होता है गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। तो ये गिवन मास है, ठीक है, ये आपका गिवन मास है 50, आपने इसको डिवाइड कर दिया 100 से, ये इसका क्या है मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास कह लें आप। ठीक है, इससे क्लियर। 50 को डिवाइड करेंगे 100 से, 0.5 मोल आ रहे हैं। अब 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट जो है इससे 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। कैसे पता, यहाँ से पता चल रहा है, ये देखें ये 1 मोल है, इससे कितने मोल बन रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड के 1 ही मोल बन रहे हैं। तो 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट क्या कर रहा है 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है।
तो अभी जो आपने कैलकुलेट किया ये 0.5 मोल, इससे कितने बनेंगे? तो 0.5 मोल अगर आपका कैल्शियम कार्बोनेट है तो उससे 0.5 मोल ही कार्बन डाइऑक्साइड बनने वाले हैं, ठीक है ना। इसका 1 मोल है, इसका 1 मोल है, तो इसका मतलब अगर इसके 0.5 मोल होंगे तो इसके भी कितने बनेंगे? 0.5 मोल ही बनेंगे। अभी आपसे कह रहा है कि मोल तो पता चल गया कार्बन डाइऑक्साइड का, लेकिन हमें क्या चीज़ मालूम करनी है? मास। तो मास मालूम करने के लिए आप क्या करते हैं कि जो भी मोल्स होंगे कार्बन डाइऑक्साइड के उसको मल्टीप्लाई कर देंगे मॉलिक्यूलर मास से, ठीक है। यही फॉर्मूला होता है ना। मोलर मास जो है जब भी आपको कैलकुलेट करना होगा यहाँ पर, तो आप क्या करेंगे? सिंपल सा फॉर्मूला लगाएंगे आप कि मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बराबर हो जाएगा आपके मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मल्टीप्लाई बाय मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। मोल्स अभी आपने निकाल लिए कितने थे? 0.5, ठीक है। मोलर मास आपने कैलकुलेट कर लिया था 44। दोनों को कैलकुलेट करके देख लें, आंसर आ रहा होगा आपका 22 ग्राम, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 2 कैलकुलेशन करके दिखाती हूँ। सबसे पहले तो ये वाली 50 डिवाइडेड बाई 100 वाली, ठीक है। इससे आप चेक कर लें 100, फिर से देखें 50 डिवाइडेड बाई 100, इससे आ रहा है आपके पास ये 0.5, ठीक है। दूसरी कैलकुलेशन क्या है? इस 0.5 को हमने मल्टीप्लाई करना है 44 से, 22 ग्राम, ठीक है। तो यहाँ तक स्टूडेंट्स आपका जो काम है ये कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो आज मैंने आपको कुछ खास चीज़ें बता दी हैं। चैप्टर नंबर 1 के तकरीबन 7 पेज तक की जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैंने आपको बता दी हैं। इस चैप्टर में अभी और भी कुछ सॉल्व न्यूमेरिकल बाकी इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में इसको शूट करूँगी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, उसको अपलोड करना मुश्किल हो जाता है। इसी वजह से आज का जो लेक्चर ये इतना ही है। इसमें जो थोड़ी बहुत कैलकुलेटर की वजह से मिस्टेक हो गई, इसके लिए मैं एक्सक्यूज़ करती हूँ आपको। नेक्स्ट टाइम में कैलकुलेशन जो है इंशाल्लाह ताला मोबाइल फ़ोन से ही कर लूँगी, क्योंकि इस कैलकुलेटर में थोड़े प्रॉब्लम आ रहे हैं मेरे पास। और इसके अलावा अगर इस वीडियो में कोई बात आपको ऐसी लगे जो ना समझ आई हो तो कमेंट सेक्शन में इसको प्लीज़ मेंशन कर दिया कीजिए एज़ सून एज़ पॉसिबल। जब मैं इसे देखूँ तो मैं आपको रिप्लाई बैक ज़रूर करती हूँ। वीडियो अच्छी लगी इसको अपने क्लास फेरोज़ में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जो स्टूडेंट्स के, इसको ज़रूर शेयर किया कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं उनको फ़ायदा हो सके। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, खूब दिल लगा कर पढ़िएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।